नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम बिहार बिहान में हर सुबह एक विशेष मेहमान को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों का जिक्र करते हैं। यदि हम आज की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में कबीर दास जी की एक बड़ी अच्छी लाइन मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। कबीर दास जी ने ऐसा कहा था कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। जी हाँ, जब हम किसी ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं या हमारे सामने कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि हम मन से परेशान हो जाते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि चिंता को बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि जब आप चिंतित होते हैं तो परेशानी ख़त्म नहीं होती बल्कि परेशानी और बढ़ने लगती है। और जब आप उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तभी आप देखेंगे कि आपकी परेशानी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। इसलिए परेशानी जब भी आए तो चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आवश्यकता ये होती है कि कैसे उसका समाधान निकाला जाए, कैसे उस परेशानी से बाहर आया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं कि हम महापुरुषों द्वारा बताई गई अनमोल बातें अनमोल वचन के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। आइए नजर डालते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे और आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं फिल्मों से हैं और फिल्मों के क्षेत्र में उन्होंने अपना काफ़ी नाम कमाया है। निर्माता है, निर्देशक हैं, सह लेखक भी हैं। कई ऐसी फिल्में उन्होंने की है। तो आइए बिना देरी किए हुए आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है अभिनव दिलीप ठाकुर जी। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को बिहार विधान के एंड DD1 बिहार के लिए थैंक यू जो मुझे बुलाया गया, इस काबिल समझा आप लोगों ने, एंड आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अभिनव जी, जब बातें फिल्मों की होती हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे यदि हम करियर बनाने की बात करें तो शुरुआत में तो सबसे पहले पेरेंट्स मना करते हैं जी। कि नहीं, फिल्मों में नहीं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें तुम करियर बना सकते हो क्योंकि उसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो कैसे फिल्मों में आना हुआ, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने विषय में कुछ बताएं। मूलतः यदि बात करें तो आप बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो कैसे आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, बचपन कैसा था, तमाम विषयों पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल मैम। मेरा नाम अभिनव ठाकुर है और मैं बिहार बेगूसराय जिला बखरी बाज़ार से आता हूँ। बखरी बाज़ार जहाँ पे मेरी पढ़ाई 8th स्टैंडर्ड तक समस्तीपुर आदर्श विद्या निकेतन हुई थी। बुआ की इधर बोर्डिंग स्कूल में थे, तो स्कूलिंग जो थी बहुत अच्छी थी हमारी। पर सडनली कुछ इंसिडेंट हुआ मेरी फैमिली में और फिर मेरी नाना नानी जो हैं वो बॉम्बे ले गए मुझे, जहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की है। तो मैंने ग्रेजुएशन तक NM कॉलेज है बॉम्बे में, जो बहुत ही फेमस कॉलेज है, निर्मला नरजी मुंशी करके कॉलेज है, मिट्टी वाई के जस्ट सामने, बहुत फेमस कॉलेज है। सो मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी वहीं हुई, कॉमर्स का स्टूडेंट था। और मेरे जो पैटर्न फैमिली थे, मतलब मेरे दादा दादी, वो थोड़ा शिक्षा के मामले में वो भी उतने ही स्ट्रांग थे जितने मेरे मैटर्न थे। पर वहाँ पे क्या था, टीचर बैकग्राउंड था। मेरे दादाजी जो थे टीचर थे, मेरी दोनों बुआ जी टीचर थी। तो पढ़ाई के मामले में मुझे कभी कहीं भी छूट नहीं मिले, ना मैं इधर ना उधर। सो वहाँ पे भी मुझे कड़ी पढ़ाई करनी थी। यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे माहौल अलग मिला। लाइक बिहार से पढ़ के गया था तो वहाँ का थोड़ा अलग ही कल्चर था पढ़ाई का। जैसे यहाँ पे संस्कृत होती थी, वहाँ पे मराठी होती थी, वहाँ यहाँ पे मैथ्स होते थे, वहाँ पे टेक्सेस मुझे पढ़ने पड़ते। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई सीखने के लिए। तो मेरे छोटे मामा ने बोला इससे पढ़ाई नहीं होगा, इसको कहीं और डाल दो। तो हमारे घर में ना बॉम्बे का एक कल्चर होता है, 10th के बाद आपको जॉब करनी पड़ती है और घर के फाइनेंशियल में कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ता है, आपके पार्ट रखने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। पर थैंक्स टू माय नाना नानी, उन्होंने स्टैंड लिया जो ये नहीं करेगा, ये पढ़ाई करेगा, इसको ट्यूशन लगाओ। तो यहाँ पे जैसे ट्यूशन्स होते हैं, कोचिंग क्लासेस होते हैं, वहाँ पे भी सेम होते हैं, सेम बिजनेस सब जगह होते हैं। तो मुझे मराठी का सबसे पहले ट्यूशन लिया गया। जो मराठी में मैं हमेशा अक्सर फेल हो जाया करता था वहाँ पे। तो 1-2 साल में काफ़ी फेल हुआ था। फिर मुझे 10+2 में MK कॉलेज जो NM का एक पार्ट है वहाँ पे कराया गया। तो मैंने फिर मेहनत की
और फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ पे कॉमर्स में ही। पर इनफैक्ट मेरे मामा, मेरे नाना एंड मेरी जो मामी थी सारे बैंकिंग लाइन में जॉब करते, तो उन्होंने बैंकिंग शिक्षा देनी चालू किया। इनफैक्ट मैं मामा को असिस्ट करने लगा बैंक में जॉब करते हुए। तो फिर मामा ने बोला, फिर उस लायक मुझे समझा तो मुझे फिर MBA करने को बोला। अच्छा। उनकी वो जो इच्छाएं कम नहीं हो रही थी, तो बोला तुम MBA कर लो। और रीज़न दैट MBA कोई ना इधर किया था ना उधर किया, तो बोला मैं MBA नहीं कर सकता हूँ। फिर ये बात मैंने अपने छोटे मामा से, जो काफ़ी क्लोज थे, फ्रेंड के सर्कल पे हम बात करते थे। और नानी लाइक आफ्टर माई मॉम वो मेरे लिए माँ थी नानी। तो नानी को भी बोलता था यार MBA नहीं हो पाएगा मेरे से, एवरेज था पढ़ाई में, पर उन्होंने बोला पढ़ ले, कुछ अच्छा करेंगे। तो अब MBA का पढ़ाई के, तो MBA में मैं आप जैसे यहाँ पे कॉलेज या स्कूल से नहीं जाते हो ना, तो वहाँ पे बंकिंग सिस्टम होता है, फ्रेंड के साथ बंक कर लो आप क्लास कॉलेज। तो एक बड़ा सा प्यारा इंसिडेंट है, धूम 2 पिक्चर आई थी 2006 में जी। तो धूम 2 के दौरान मैंने कॉलेज के सारे फ्रेंड के साथ, और मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू था, सो मैं वहाँ पे गया। तो मेरे बैग जो है ना वहाँ के ऑटो रिक्शे के पीछे रह गए थे, उसमें मेरे कॉलेज की आई कार्ड थी। तो स्कूल से भी दैट कॉलेज से भी आया जो आपका बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं आया था, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर थे। तो मैं घर पे आई, तो मेरा पहला इंसिडेंट था सिनेमा के लिए, जो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ी। मामा ने मारा भी उस टाइम, जो एग्ज़ाम छोड़ के मैं पिक्चर देखने गया। तो वहीं पे मैंने डिसीजन लिया मेरे से MBA नहीं होने वाला है, आप मुझे कुछ और घरवा लो। अच्छा, ये जो चूँकि जैसा कि आपने बताया अभिनव जी की परिवार में भी बहुत ज़्यादा सख्ती थी। हाँ। कि तुम्हें फिल्मों में नहीं आना है, हाँ, तुम्हें करियर पढ़ाई बनाना के है, लिए, पढ़ाई हाँ। में करियर बनाना है। बावजूद इसके ठीक है आपने हाँ। अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की, आपने कुछ दिनों तक जॉब भी किया। हाँ, मैं ये HSBC इंसिडेंट में जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा हुआ था कि आपने फिल्मों के क्षेत्र में कदम रखा और परिवार को कैसे आपने फिर मनाया? मैं ये बताऊंगा, जब मैं जॉब करता था तो वहाँ पे भी मैं फिल्मों के नॉलेज इंटरनेट पे जाके पढ़ा करता, वहाँ से भी नोटिस आने चालू हो गए घर पे। तो मैं वहाँ पे काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, जो फेमस डायरेक्टर, उनके फिल्मोग्राफी पढ़ा करता था, उनके बारे में पढ़ा करता था। जो इंटरनेट पे जो हो सके मैं वो लेता था। और उस टाइम पैरेलली मैं ट्राई कर रहा था, जो मुझे MBA नहीं करना है, मुझे कोई सिनेमा स्कूल्स में जाना है। तो उस टाइम जी इंस्टीट्यूट मीडिया आर्ट्स बड़ा उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे उसमें टीचर्स थे, फैकल्टीज थे। तो उनसे जाके, पर जो उनको जो अमाउंट चाहिए तो मुझे मेरे पास थे नहीं। तो वन डे मैंने बात किया अपने फैमिली से ही, जहाँ पे छोटे मामा से मैंने 2011 था शायद से वो, जब मैंने बात किया जो मेरे से MBA नहीं होगा, मैं शायद से जॉब छोड़ दूंगा। और जॉब जो था कॉलेज कैंपस था, क्योंकि वहाँ पे कैसा सिस्टम होता है कॉलेज कैंपस में, आपको पढ़ाई करते करते जॉब करनी है ना। तो वो उस टाइप थी, तो बोला ट्राई कर देखो। फिर वापस सेमेस्टर में हुआ तो मैं फेल हो गया, है ना। सो मैं डिसाइड किया अब नहीं कर पाऊंगा, पैसे मत खर्च करो। और मैंने फाइनली डिसीजन लिया मैं जॉब पे फोकस करके देखता हूँ मैं जॉब कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था MBA करने से मुझे एक लग्जरी लाइफ मिलेगी, तो वो मैं यहाँ पे भी मेहनत करके कर सकता, एक्सपीरियंस गेन करके। तो वही है। तो फिर मैं मामा के साथ ही अच्छे खासे से बैंक में जॉब करने लगा। पर सडन वन डे आई रियलाइज यार मैं इसके लिए भी नहीं बनाऊँ, क्योंकि यार सोच सुबह हो के ना, पर्सनल बैंकर की जॉब थी मेरे, लोखंडवाला, अंधेरी लोखंडवाला में एक एरिया है इंद्रलोक एरिया, वहाँ के ब्रांच में मैं पर्सनल बैंकर जॉब करता। जैसे कोई भी बैंक के 4 कस्टमर्स होते हैं, तो उसमें मैं पर्सनल बैंकर बेसिक कस्टमर के हैंडल करता था। तो वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम होने लगे, कस्टमर्स के रूड के बिहेवियर से मेरे कंप्लेंट्स आने लगे। तो आई डिसाइडेड मैं क्विट करता हूँ। पर वन ऑफ द डे एक फ्रेंड है, उस टाइम एक रॉकस्टार फिल्म करके आई थी, तो उसका मैंने टीजर टेलर जब एडिट हो रहा था तो मैं उसके साथ उसके एडिट पे गया था। तो मैं बोला यार बड़ा ही कूल जॉब है तेरा, तू शॉर्ट्स पहनता, टी शर्ट पहनता, कोई ID कार्ड नहीं, जाके जॉब कर रहा है, एडिट कर रहा है। तो बोला ये एडिटर कहते थे। बोला बनते कैसे एडिटर ये? तो बोलता है इसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते है। तो बोला यार मैं भी दूंगा। तो उसने मुझे ना सत्यजीत रे की कुछ बुक्स दी और फिल्में दी, जो इसको पढ़ो फिर तुम्हें कुछ पता चला। मैंने वो नहीं किया, मेरे में पेशेंस लेवल उस टाइम बहुत कम थी मैम, बहुत कम थी। फिर मैं जाके एडमिशन लिया जी इंस्टीट्यूट आर्ट में, जहाँ पे मामा को मनाया, पूरे घर में छोटे मामा को पता है, छोटी मामी को पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जहाँ पे मैं कॉलेज के सीनियर के साथ काम करने लगा। फिर वहाँ पे जाके मुझे लगा यार मैं एडिटर नहीं कर सकता। फिर मुझे पता है मुझे फील्ड जॉब चाहिए। फिर प्रोडक्शन में घुस गया। फिर बोला प्रोडक्शन भी नहीं करूँगा, मुझे चाहिए, मैं बड़ा सीनियर्स के नाम देखता था, डायरेक्टेड बाय, फिल्म मेकर्स बाय, बड़ा इन्फ्लुएंस, यार मुझे भी ऐसा करना है ताकि घर वाले को बताऊँ।
तो उनके जो प्रोजेक्ट्स कॉलेज में फिल्म मेकिंग दौरान एडिट करते, मैं एडिट नहीं कर पाता था, बोलता यार नहीं मेरा। तो मुझे एक चांस मिला कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनके, जैसे कैमराज हो गए, एडिटिंग रूम हो गए, DI रूम हो गए, उनको सारा यूज़ करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्यों मैं जागूं, और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी वीडियो सोशल मीडिया पे। तभी ना यूट्यूब का, इट वाज लाइक 2014 में, तो मैंने डिसाइड किया मैं डायरेक्टर ही बनूंगा। देन फिर एक FTI के फैकल्टी हैं नदीम खान सर, जो अब नहीं रहे, बहुत फेमस नेम है, और अमित टंडन, में इनसे बात किया तो जो सर मुझे हेल्प करो, मैं ट्राई करना चाहता हूँ डायरेक्शन में FTI। देन ही सेड दैट कैसे करोगे, बोला नहीं मैं क्रैक करूँगा, मुझे मदद करो। तो मेन सोर्स में तो नहीं, यहाँ पर डिप्लोमा में मैं जा पाया उनके वजह से। फिर वहाँ पे भी मैंने पूरी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं कम्प्लीटली फिल्म बनाने लगा अपना। तो मैंने फर्स्ट फीचर फिल्म 2015 में बनाई थी, रामकली, जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो यूट्यूब पे है। देन उसके बाद मैंने एक रेडियो बनाई थी 2016 में, जो काफ़ी वायरल हुई, जहाँ से मुझे रेडियो मिर्ची ने बुलाया था। क्योंकि RJ नावेद के आप देखोगे एक टाइम पे FB पे उनके क्लिप चलते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो सोशल मैसेजेस होते थे, और जो इंसिडेंट्स होते थे ना उसके वो ऑडियो क्लिप्स बनाते थे, तो काफ़ी वायरल होते थे उनके ऑडियो क्लिप्स, व्हाट्सएप पे वो सब चीज़ें होती थी। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया दिल्ली में, जो मुझे ये कुछ ऑडियो क्लिप्स अच्छे लगे, इसमें मैं एक ऐसे पैटर्न में फिल्म बनाना चाहता हूँ मेरे रेडियो के चैनल्स थ्रू। तो मैंने एक 80.8 ऐसे फिक्शन रेडियो चैनल्स बनाए, हमने पूरे फ्रेंड्स ने जुड़े, तो उनके बैक टू बैक मैंने 2 सीरीज़ की है, रेडियो 1, रेडियो 2, जो दोनों वायरल हुई, जहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो एक मैंने उनकी इप टीजिंग पे बनाई थी, एक मैंने जो रूस में 2017 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें कुछ मुसलमानों और हिंदुओं को प्रॉब्लम हुई थी, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, तो उस पर ही मैंने बनाई थी, जो फॉरेन कंट्री में इंडियन के साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। तो उनकी ऑडियो काफ़ी, तो वो भी फिल्म उनको अच्छी लगी। फिर रेडियो मिर्ची ने मुझे जॉब ऑफर किया, जो आप मेरे लिए कंटेंट शूट करो, कंटेंट बनाओ। तो उनका एक सेक्शन था, जैसे मैंने काफ़ी एक वायरल वीडियो बनाई थी साइलेंट डिस्को। आप लोगों को पता नहीं होगा, ए दिल मुश्किल में जब वो गाना सुनते हो, जो आपकी जो ऑडियो आपको ही सुनाई देगी और आपको डांस करना है, वो कॉन्सेप्ट हमने शूट किया था पवई में IT कॉलेज के साथ। इट वाज 2017 में, वो रेडियो मिर्ची का कॉन्सेप्ट था। उसके लिए हमने साइलेंट डिस्को शूट की थी बैक टू बैक, जो काफ़ी वायरल हुई थी। फिर उनके लिए काफ़ी फन वीडियोस हमने RJ के साथ शूट, जो उनके फेमस RJ थे, RJ सुरेन, RJ मीरा, सबके साथ मैंने कंटेंट शूट किया, और वीडियो काफ़ी वायरल होती थी उनकी, सोशल FB की वीडियो हो गए यूट्यूब पे। फिर सडन आई रियलाइज उनके लिए मैंने मस्ती ज़्यादा लास्ट फिल्म शूट की थी, जहाँ पे आफ्ताब सर के साथ काम करने का मौका मिला, तुषार कपूर आफ्ताब सर के साथ। वो मेरी लास्ट फिल्म थी उनके साथ, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया जो अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी करके मैं बोर हो गया था। बोला मैं आया हूँ फिल्म बनाने के लिए, और ये तो बोलती है नहीं इससे तुम्हारा ब्रेड बटर चलेगा। गंधर्व मिश्र कंटेंट हेड थे, वो बोल रहे थे, बिहार से ही थे वो, गंधर्व मिश्र करके, जो अभी ना इट्स लाइक हेल्प यू फॉर फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें। और बोला नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप मेरे से ना ये फिल्में के, मुझे अपनी फिल्मों के प्रमोशन शूट करने, जहाँ पे मैंने अच्छे फिल्में के प्रमोशन, बाजीराव मस्तानी का शूट किया था, डब मैश किया था मैंने, दिलवाले किया था, पर आई नेवर मेंशन दिस थिंग्स इन माय रिकॉर्ड्स। पर आज भी रेडियो मिर्ची के इस पे मेरा क्रेडिट्स है उनके व्यू। सन 2016 की बात करना चाहूंगी अभिनव जी, वहाँ पर आपकी एक फिल्म थी जो बहुत हिट हुई थी, दहलीज। उससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिली, नाम भी मिली, तो चाहूंगी उस फिल्म का जिक्र जरूर करें। क्या थी उसमें खासियत, हमारे दर्शक भी देख पाएं और जान पाएं कि उसके उस दहलीज के विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैम वही था मौका, जब दहलीज स्क्रिप्ट आई थी, तो एक संजय शेफर्ड करके दिल्ली के कवि थे, तो मेरा उनसे मिलना ना, दिल्ली हर साल ना मई में ना, जनवरी या मई में लगाते हैं, बुक फेयर लगाते हैं दिल्ली में, जहाँ पे सारे राइटर्स मिलते हैं, आपको छोटे बड़े सारे राइटर्स को जाना ही होता है। तो मैं 2 साल अटेंड किया, 2016-17 में बैक टू बैक गया था। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी वहाँ से अच्छे मुझे कहानी मिली, जिस पे मैंने फिल्म ही बनाया था। तो वहाँ पे 2 राइटर मुझे मिले, एक निखिल शचान, जो आज बड़े राइटर हैं यहाँ पे, जो आप बोलोगे ये मेरी फैमिली, अच्छी सोमो करके जो फिल्में आ रही है, पहली इंडियन फिल्म है जो सोमो पहलवान पे बनी है, तो वो मिले थे। और संजय सेफर्ड, तो संजय सेफर्ड ने एक पोएम दिया था जो दहलीज के बारे में थी। दहलीज मीन्स मतलब ये वुमन ओरिएंटेड फिल्म थी, जो औरत की दहलीज कहाँ तक है, हमारे सोसाइटी ने कहाँ उसको लॉक किया था। तो उन्होंने अपने पोएम में उसको लिखा था, जो हाउ ब्रेक दिस रूल।
तो बड़ा सूफी टोन लिखा था, मुझे एक्साइट किया। तो बोला सर इस पे मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला यार बिल्कुल करो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम उनको देने के लिए। बोला मैं पैसे लूँगा भी नहीं, इनफैक्ट उन्होंने हेल्प किया। तो मैं जाके उसी टाइम रेडियो मिर्ची को बोला ये लास्ट वीडियो है, मस्ती ज़्यादा वॉज लास्ट, इसके बाद मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता। तो रेडियो मिर्ची ने भी हेल्प किया, जो क्या हेल्प चाहिए बताओ। तो उस टाइम चाहिए था जो मैं फिल्म तो बना दूँ, आप रिलीज़ कहाँ करोगे। उस टाइम कोई OTT का कल्चर इंडिया में OTT आई नहीं थी। इंडिया में OTT आई है 2018-19 में, जहाँ पिक पे थी OTT। तो बोला हम यूट्यूब पर रिलीज़ करेंगे, और यूट्यूब से हमको अच्छे मोनेटाइजेशन होने के चांसेस होते थे। हम सोचते थे पैसे रिटर्न नहीं है, पर लोगों तक पहुँचे जिनके फैंस फॉलोइंग बेस है। तो बोले ठीक है आप बनाओ। तो उस टाइम उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, यार एक वीडियो हमारे लिए कर दे, साइलेंट प्रैंक कर दे, वीडियो शूट हमारे लिए अभिनव, और फिर तो उसके बाद तू चले जा। तो बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो बोला नहीं कर ले। तो मैं दहलीज के शूट के टाइम दोनों पैरेलली काम कर रहा था। तो मेरा याद है मुझे मैम, दहलीज का मेरा चांसेस जो 3 लड़कियां लूँ कहाँ से मैं। तो बॉम्बे में न्यू बॉम्बे करके जगह है, वहाँ पे खारघर है जहाँ पे कॉलेज सेक्टर के लड़कियां आते हैं। तो हमने डिसाइड किया था, राइटर और मैं और हमारे टीम ने थे, हमने डिसाइड किया था। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा मैम, मेरी टीम बहुत अच्छी मिली थी मुझे उस टाइम। अच्छा। दे आर ऑल एंथो थे काम के लिए, और उनको सबको कुछ करना था। जैसे एडिटर को एडिटर बनना था, सिनेमेटोग्राफर को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बनना था, और दे आर डूइंग गुड राइट नाउ। हम सब मिलके काम कर रहे थे। अभी सब स्प्लिट हो गए थे। दहलीज और लास्ट फिल्म जहाँ पे हमने सब स्प्लिट होने का कोशिश किया था, जो अब सब अपना अपना करते हैं। तो मैंने एक कंपनी बनाई थी एवीटी फिल्म्स करके, अभिनव बिमल ठाकुर फिल्म्स करके हमने कंपनी बनाई थी। उसी के तहत हम सब काम कर रहे थे, बट वी आर गेटिंग गुड मनी फ्रॉम रेडियो मिर्ची। और दहलीज में हम सब ने क्या था यार, कॉन्ट्रो करो सब लोग जो कमाए। हमने 3 साल बहुत अच्छे पैसे मतलब कमाए थे। पर मैंने ऐसा, मेरा फोकस क्लियर था, मुझे डायरेक्टर बनना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। लाइक मेरे जो गुरु थे अनुराग कश्यप सर, इम्तियाज़ अली, तो उनको फॉलो करना, उनके पाथ को फॉलो करना है मुझे। सो दहलीज की जब स्क्रिप्ट बनी हमने लॉक किया। फिर हम उस टाइम काफ़ी लोगों से मिलने भी गए थे, तो कोई रेडी नहीं हो रहे थे, कि बड़ा ही सूफी टोन था, बड़ा ही ऑब नॉर्मल फिल्म थी, जहाँ पे मैंने कोशिश किया था मेकअप आर्टिस्ट भी ना हो, कुछ नहीं हो, बस मुझे रॉ शूट करना है फिल्म, जो ये लड़कियाँ हैं रॉ शूट करो। तो वहाँ पे एक 8 से 10 लोगों की टीम बनाई गई, सब ने कंट्रोल किया। फिर कैमरे बुलाए थे हमने, बहुत ही बेसिक कैमरा 5D पे शूट किया था, डिजिटल कैमरा 7D पे। फिर हमने लोकेशन किया, तो मैंने बॉम्बे में इतने शूट कर चुका, तो बोला लेट्स डू इट ऑन न्यू बॉम्बे। तो हमने न्यू बॉम्बे में उसी कॉलेज एरिया में एक शिल्पी झा करके हैं जो इंजीनियरिंग कर रही थी, अब तो अच्छे हाईटेक में वो वर्क कर रही हैं, तो यहीं समस्तीपुर से थी। तो उनका कनेक्शन भी अजीब था, वो हमारे स्कूल्स में जब आदर्श विद्या निकेतन में, तो वो मेरी सीनियर्स हुआ करती थी। तो वी मेट फ्रॉम फेसबुक। फिर उनके ही 2 फ्रेंड थे जो इंजीनियरिंग कर रही थी, पर कहीं न कहीं प्ले करती थी, हैदराबाद की थी वो। और एक सोनिका करके थी जो एक्ट्रेस थी, पंजाब से थी, वो ट्राई कर रही थी एक्टिंग का, उनको लिया हमने। फिर बहुत अच्छे से फिल्म शूट हुई, और शिल्पी के घर पे ही शूट किया हमने। और फिल्म जब हमने हमारी ना, आई एम द फर्स्ट गाय जो शॉर्ट फिल्म का मैंने ना ये रखा था, थिएटर लॉन्च रखा था। अच्छा। जहाँ पे 2016 और 17 में मैंने मैम वन नाइट विथ अभिनव ठाकुर, जहाँ पे मेरी 5 शॉर्ट फिल्में दिखाई गई। तो फिर वन नाइट अभिनव पार्ट 2 सीजन 2 करके वापस दहलीज दिखाई गई थी, जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आए थे देखने के लिए फिल्म। और एक मिनिमम टिकट्स होती है 20 रुपीज़। एक सोशल कल्चर होता है बॉम्बे में, जो आज नहीं हो रहा है, आफ्टर कोविड वो नहीं हो पा रही है। तो वहाँ से कुछ फॉरेनर ने फिल्म के बाइट्स दिए उन्होंने सोशल मीडिया पर, तो वो फिल्म थोड़ी सी वहाँ से। फिर 7 सिटीज़ में संजय सेफर ने रिक्वेस्ट की थी, तो वो पहली फिल्म थी जहाँ पे सेरोज हैंग आउट में दिखाई गई थी, क्योंकि वो फिल्म जो थी एसिड अटैक पे थी। तो वो एसिड अटैक पे जहाँ पे काफ़ी विक्टिम्स हमने मिले थे, उनकी फिल्म दी, वहाँ से फिल्म ने पिक किया और वायरल हो गई थी। तो वो फिल्म मेरे अभी भी दिल के करीब है। जहाँ पे रिस्पांस कैसा मिला, यदि हम बात रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था, बट वी नॉट गेटिंग गुड रेम्यूनरेशंस हमारे नहीं आए थे, जहाँ से हमारी टीम स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं मनी मैटर करता है। पर मुझे पता था मैं कहीं न कहीं सक्सीड करूँगा,
इस लाइन में अकेले ही चलना था मुझे। इस तरह की जो फिल्में होती है ना जी, जी, वो समाज पे एक बहुत व्यापक छाप छोड़ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। भले ही ठीक है, आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जितना आपने किया था वो नहीं हो पाया, लेकिन समाज पर एक छाप छोड़ने में आप पूरी तरीके से मुझे लगता है कि सफल रहे होंगे। यदि हम बिहार की बात करें, अपने यहाँ की कुछ फिल्मों की बात करें, तो एक फिल्म आती है द लिपस्टिक बॉय, और उसमें अभिनव ठाकुर का नाम सर्वोपरि होता है। तो चाहूँगी कि उसका जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, कई अवार्ड्स मिले, जी। बहुत सारी चर्चाएं हैं इस फिल्म के विषय में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, दहलीज और लिपस्टिक बॉय कनेक्शन बहुत सिमिलर है। जब दहलीज शोकेस हो रहा था श्री राम सेंटर दिल्ली में जी, तभी बिहार के कुमार उदय सिंह मुझे मिले थे वहाँ पे, वो विदेशिया करने आए थे एनएसडी में। अच्छा। तो मुझे तभी बिहार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, देखो मैम मेरा बिहार का कनेक्शन 2004 तक ही, मुझे जितनी बिहारी आती है 2004 तक ही आ रही है, वो भी आऊँगा। मैंने फिर बिहारी फिल्म पे कैसे बनाई, कैसे थी, तो मिले मुझे, बोले सर आप भी बिहार से हैं? बोला हाँ मैं बिहार से हूँ। तो सब बता रहे थे दहलीज यहाँ पे, तो मैं ऐसा ऐसा लौंडा डांस करता हूँ, ये मेरी जीवनी है। तो उनकी जो लाइफ है ना, मुझे ना जब भी मैं राइटिंग करता हूँ तो मुझे कैरेक्टर ढूंढता हूँ अपने राइटिंग में, तो उनकी कैरेक्टर मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा। तो फिर मैं जाके लौंडा नाच का रिसर्च किया, तो फिर मैं विदेशिया के थ्रू भिखारी ठाकुर, एक और फेमस थे श्री रामचरित, नाम भूल रहा हूँ उनका, जो पद्मश्री मिला था, उनको मैंने ट्रिब्यूट भी किया था अपने लिपस्टिक बॉय में, वहाँ गया चीज़ किया। फिर 2016 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ इसके, फिर मैं बिहार आना हुआ, उनके साथ रुका, उनके साथ पूरा मैंने प्रेमचंद रंगशाला, कालिदास रंगशाला, सब जगह घूमा, लोगों से पूछा जो क्या रिएक्शन है उनके लिए लौंडा नाच करके। तो फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट से भी बात की लौंडा नाच की, तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले मुझे सब लोगों से। फिर मैं राइटिंग पे गया 2017-18 में राइटिंग, तो उस टाइम दहलीज के बाद मैं ऑलमोस्ट मैं कुछ कर नहीं रहा था, पूरी फोकस था। तो उस टाइम एक और स्क्रिप्ट बनी थी जुनको, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेप सीन पे, रेप केस पे थी फिल्म। वो फिल्म मेरी सेंसर ने बैन कर दी थी, और मैं उस टाइम नया, मेरी पहली फीचर थी, नया था मैं। तो फाइनली वो फिल्म 2019 में रिलीज हुई, तो फिर उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था लौंडा नाच का वर्क। फिर आपको बताऊंगा, फिर मेरे लाइफ में आए निखिल सचान जी, जहाँ पे मैंने उनके साथ 2 बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, जो मुझे उन्होंने निखारा है, जो मैं हमेशा डार्क सिनेमा क्यों बनाता हूँ, लेट्स डू इट सम कॉमिक विद सोशल अटैक। तो मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी रंगमंच, जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है 2018 में, जो जियो सिनेमा ने राइट्स एक्वायर की थी, जहाँ पे मुझे पहले सैलरी मिली थी एज अ डायरेक्टर, पहली सैलरी मिली थी। और रंगमंच में काफ़ी अच्छे रिस्पांस हुए, तो ओवरनाइट जियो सिनेमा पे 30 मिलियन व्यूज़, काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए थे। उस फिल्म में मैंने एक आर्टिस्ट की दर्द को बयां किया था बहुत ही कॉमिक तरीके से, जो एक आर्टिस्ट समाज में किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है उनकी। फिर वहीं पे जियो सिनेमा ने मुझे प्रोफेशन वर्क दिया था, जो प्रोस्टिट्यूट्स के लाइफ है। तो ये पैरेलली मेरी राइटिंग चालू थी लिपस्टिक बॉय पे, पर ये सर्वाइवल बोलते हैं ना, 2 फिल्में बनाई थी जहाँ पे मुझे एक कॉन्फिडेंट आया। फिर निखिल सचान सर की बदौलत मुझे एक फिल्म मिली उनकी बुक पे, बुक का नाम है नमक स्वादानुसार, जो काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक हिंदी में। उनकी एक कहानी है सुहाग रात, जो ईगो वर्सेस लड़की के बीच की कहानी है, वुमन ओरिएंटेड है। जो किस तरह से ईगो, यूपी बिहार के मैरिज में एक लड़के का ईगो क्लैश करती है एक लड़की के साथ, जो लड़की पढ़ी लिखी है, तो किस तरह से घर वाले, बहुत यूनिक कहानी है, बहुत अच्छे प्ले होते हैं। फिर उन पे मैंने पहली फीचर बनाई थी ये सुहागरात इम्पॉसिबल, जहाँ पे मुझे मिक्स रिस्पांस मिली थी। बिहार में भी रिलीज़ हुई थी 8 मार्च 2019 को, वुमेंस डे पे रिलीज़ हुई थी, जो राइट सारे बिफोर। तो हमें फिर उसके बाद मैंने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया लिपस्टिक बॉय, जो मैंने शूट स्टार्ट की थी 2019 में सितंबर में, और ये कंप्लीट हुई थी, 10 दिन का शूट था पहला शेड्यूल। फिर हमने इसको कंप्लीट किया था 2020 में फरवरी में, मार्च में 2020 में। और गवर्नमेंट जो थे उस टाइम थे कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार जी, काफ़ी सपोर्ट किए, काफ़ी लोकल डीएम ने सपोर्ट किया, लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि पहला ही मैंने बात रखी थी बिहार कलाकारों के साथ ही होनी चाहिए फिल्म, तो वही हुआ। क्या था इस फिल्म में, यदि हम जानना चाहें, हमारे दर्शक जानना चाहें, क्या था इसका? ये फिल्म जो है बिहार के लौंडा नाच, फोक डांस पे फिल्म है जी। फोक डांस, लौंडा नाच आया कहाँ से, किस तरह से ये सिर्फ ना बिहार का कल्चर है, बाकी और जगह भी चलते हैं। बिहार के कितने लौंडा नाच अपना नाम बदल करके रख रहे हैं, तो उनको भी हमने पहली बार स्टेज दी थी। जैसे केरला से मुझे 3 लोग मिले, राजस्थान में 2 लोग मिले, किस तरह से उनको सोसाइटी एक
हरासमेंट के तौर पर उनको इसके कला को देख रही थी, उनको हमने एक साथ लेके आया और हमने एक साथ रह के उस पर एक बहुत ही, मैं इंटरटेनिंग बोलूँगा, फिल्म बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे एक सिर्फ फेस्टिवल तक नहीं हो और केवल बिहार की फिल्म ना हो, तो बेसिकली हिंदी फिल्म है। फिर उसकी कहानी बया कि फिर भिखारी ठाकुर की कितनी, अब लोगों को पता नहीं है, जो लौंडा नाच भिखारी ठाकुर करते नहीं थे। अब लौंडा नाच आया कहाँ से, मुगलों की वजह से आया, किस तरह से आया, वो हमने पूरा उनके फुटेज को रिक्रिएट किया है। फिर हमने महेंद्र मिश्र के सॉन्ग लाए, पूर्वी का मतलब क्या, वो चीज़ पूरी फोक ओरिएंटेड फिल्म गाने हमने किए थे, हमने वो सॉन्ग को रिक्रिएट करवाया। हमने आज के सिंगर से वो गाना गवाया, रिक्रिएट किया ताकि लोगों को कनेक्शन हो। और जब मैं आप पहला ड्राफ्ट सेकेंड ड्राफ्ट लेके आया था बिहार में, तो उसमें मेरी काफ़ी मराठी टोन थी, क्योंकि फिल्म जब मैं बना रहा था तो नटरंग से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था, जो वहाँ के लावनी पे थी। तो मेरे लिए वो एक माइलस्टोन था, नटरंग को कैसे समझाएं। फिर एक इंग्लिश वेस्ट में भी बन चुकी थी ब्लैक सॉन फिल्म करके, वहाँ के डांस पे कल्चर थी। इन दोनों से कैसे हम बीट करें, नहीं वो दीज गाइस आर वेरी ग्रेट डायरेक्टर, मैं उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, पर मूवी ने एक आर्टिकल्स में लिखा है जो मेरी फिल्म वहाँ तक जाती है, जो गूगल पे है। लास्ट ईयर ये आर्टिकल हुई थी दिसंबर में, तो मैं बहुत ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने इस लायक समझा। फिर उनकी एक फिल्म के साथ विप्लैश के साथ मेरी फिल्म को विप्लैश के साथ ऑस्कर मिली थी, जो वहाँ के ड्रमर्स पे फिल्म थी। वेस्ट में ड्रम को बहुत अच्छे से माना, जो ड्रम बजाते हैं ना मैम, उनकी एक लेगेसी चलती है जो बेस्ट उस पे है। तो उसी तरह से तो ये 3 फिल्मों के साथ मेरी लिपस्टिक बॉय रखी गई थी। तो मैं बहुत ही, और ये टीम के लिए था जो हम काफ़ी मील के टीम ने किया था, और इंडियन बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म को बनाने में। अभिनव जी, यदि आप बात करें, चूंकि जब आपने जिक्र किया कि पहली फिल्म जो आपकी दहलीज थी बहुत प्रसिद्धि हुई, लोगों को बहुत पसंद आई, यदि हम बात करें द लिपस्टिक बॉय जी, उसके बाद यदि हम बात करें, भी आपने बताया ये सुहाग रात इम्पॉसिबल, तो अभी तक ये जो जिक्र किया हमने 3 फिल्मों का जिक्र किया, एक बड़ा यूनिक टाइटल आपने दिया है। हाँ जी। तो ये टाइटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, और मुझे लगता है कि इसके विषय में भी ज़रूर चर्चा करें कि फिल्म के टाइटल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, और फिल्म देखने वाले जो दर्शक आते हैं, जो थिएटर तक आते हैं या OTT के माध्यम से जो भी लोग फिल्में देखते हैं, फिल्म के टाइटल का कितना बड़ा असर होता है। देखिए मैम, फिल्म का टाइटल इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फिल्म। देखिए पहले जो फिल्म, जब डेविड धवन साहब से मेरे को मिलना हुआ तो उनसे बात करते, वो पहली फिल्म जो फर्स्ट टाइम फिल्म थोड़ा बैक ले जाना, फर्स्ट जो फिल्म बनती थी तो उनसे भी पूछता, उनके भी टाइटल बड़ा नंबर 1 पे होते थे। अच्छा। मैं उनको बोला आप नंबर 1 क्यों लगाते, जस्ट बिकॉज ऑफ डेविड धवन नंबर 1। वो हमारे गुरु रह चुके हैं, उनके साथ मैंने फैकल्टी लेक्चर किया था, डेविड धवन साहब के साथ आए थे जीमा में, जी इंस्टीट्यूट मीडिया आर्ट्स में आते थे, पढ़ाई करता था उनके साथ। तो एक टाइटल मुझे ना, पहले वो बोले थे पहली फिल्म जो होती थी 90 पेजेस की होती थी, 90 सीन के फिल्म होते थे। अब जो फिल्म होती है 55-44 सीन्स के होते हैं मैम, क्योंकि आज की डेट में सबसे महंगी चीज़ क्या है, अटेंशन। आप अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे, आज के दिन में सबसे महंगी चीज़ है अटेंशन। हर चीज़ तो आपके पास फ़ोन पे है ना, आप 30 सेकंड से पहले किसी को देखना ही नहीं चाहते, नहीं तो दूसरा चलो, तीसरा चलो, क्योंकि रील आ गए, यूट्यूब ने शॉर्ट्स बना दिए अपने, अब बहुत सारी चीज़ें आ रही जो 1-1 मिनट 1.5 मिनट। तो पहले फिल्म 2.5-2.5 3-3 घंटे की बनती थी, आप देखो 140 मिनट्स की। मेरी जब हमने लिपस्टिक बॉय बने थे, हमारी फिल्म थी 246 की। हमने प्रोड्यूसर ने डिस्कस हुआ, काफ़ी क्रिएटिव डिस्कशन हुआ, 2 घंटे 15 मिनट पे हमने फिल्म लॉक किया। काफ़ी ऐसे सीन्स थे जो हमने बोला नहीं, इसको डिलीटेड सीन्स में करेंगे, क्योंकि इतना बैठा के नहीं रख सकते हो, है ना। तो अब आए टाइटल पे मैम, तो टाइटल से आपकी फिल्म की जर्नी भी डिसाइड होती है। तो पहले पूरी स्क्रीन प्ले 1 लाइनर लिखी जाती थी, तब टाइटल आती थी। अब पहले टाइटल आती है, फिर फिल्म आती है। और मेरा क्या ना, बड़ा यूनिक मैं टाइटल सोचता हूँ अपने फिल्मों के लिए। जैसे आप देखोगे रंगमंच, प्रोफेशन, ये सुहाग रात इम्पॉसिबल, दहलीज, रामकली, रेडियो 1 और 2, द लॉक। मैंने ये सब, मैंने अभी तक 35 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, जिसमें यथार्थ का मतलब क्या है मुझे नहीं पता था, फिर मैंने यथार्थ रखा, और नकाब, ये सब टाइटल। जैसे मेरे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं, बिसाही, जो अगेन बिहार, झारखंड और असम पे बेस्ड है, फिर द लीगल बाबा, है ना, वो चीज़, उड़न छू, जिसमें मैं राइटर हूँ। तो टाइटल इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। आज की डेट में लोगों को टाइटल जब तक अट्रैक्टिव नहीं लगा, लोग फिल्म ही नहीं जाएंगे देखने के लिए। जी जी, टाइटल होना चाहिए ना, टाइटल देखेंगे तो आज से पहले टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टाइटल आपकी ना 3 वर्ड्स या 1 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे शॉर्ट फॉर्म
कि TLB द लिपस्टिक बॉय, हमेशा बोलते हैं TLB ले आओ। तो टाइटल राइटिंग से पहले आती, जब आइडियाज आते हैं तब तक आपके पास टाइटल भी आते हैं, है ना। और टाइटल के लिए एक बड़ा सा मारा मारी होता है, पहले आपको ये भी सोचना पड़ता है एक टाइटल तो लेके इसके पर टाइटल के आगे पीछे भी होना चाहिए। रजिस्टर कैसे करो अगर ऑलरेडी किसी ने टाइटल सोच लिया आपसे पहले, तो है ना। तो जैसे हमने लिपस्टिक बॉय बनाई थी तो हमने द लिपस्टिक बॉय, द लिपस्टिक मैन, ये दोनों टाइटल रजिस्टर किया था ताकि अगर लिपस्टिक बॉय ना द लिपस्टिक मैन बना सके, दोनों में से कोई आ जाए। पर हमको दोनों मिल गए टाइटल, तो दोनों हमने रजिस्टर किया। तो फिर यही है, द लिपस्टिक गाय भी रखा था हमने। ये बिसाही आपके मन में कहाँ से आया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस शब्द की मतलब को भी शायद नहीं जानते होंगे, यदि हम बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य की चर्चा करें तो फिल्मों में इस वर्ड को यूज करना है या इस मुद्दे पर फिल्म बनानी है, ये कैसे और कब आया आपके मन में? मैम बिसाही जो है ये स्क्रिप्टिंग मैंने स्टार्ट की थी 2021-22 में जी। और बिसाही का मतलब होता है सोशल, जो सोसाइटी में आके जैसे सरपंच बोलते हैं ना, बिसाही का मतलब होता है सत्य, कोई एक आए और स्टैंड ले सोसाइटी में, घर के फैमिली में कोई एक मेंबर होगा ना जो डिसीजन मेकर होगा, प्रमुख या फिर जिसे एग्जैक्टली। तो बिसाही भी उसी तरह की स्टोरी है, अगेन सोशल, लेकिन मैंने उसको आज के प्लेटफॉर्म में प्रोटेक्ट किया। जो कोई ब्लॉगर है, ये इट्स ऑल अबाउट बिसाही का मतलब हमने रखा सत्य, जो कोई एक है आगे आके बात करेगा और सच बोलेगा, तो उसी का मतलब बिसाही। और बिसाही का एक वर्ड भी और जाओगे प्राचीन उसमें तो डायन बिसाही, लोग बोलते हैं यार डायन बिसाही है ना, तो वो डायन बिसाही तो वहीं से वर्ड आया। तो आप समझ ही रहे हो उस फिल्म किसके बारे में। तो प्योरली ये फिल्म जो है कलकत्ता, बिहार, झारखंड से एक वेल रिसर्च फिल्म है, जहाँ पे हमने बताया जो डायन बिसाही होती है तो किस किस तरह से होती है और किस कारणों से होती है, तो उसको मैंने आज मॉडर्नाइज दिया है, इस तरह की मॉडर्नाइज मैंने दिया है। जी, वो चीजें की है सर। यदि दिक्कतों की बात की जाए, चूंकि आपने एक लंबा अरसा इस क्षेत्र को लगभग दे दिया जी, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आप उठाते हैं, बड़ा सेंसिटिव विषय आप उठाते हैं जी। तो यदि हम दिक्कतों की बात करें तो दिक्कतें कहाँ कहाँ आई आपको? मैम मुझे ना फिल्म बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत नहीं है तो फिर मजा भी नहीं है ना। सबसे पहले बताऊंगा, देखो कोई भी प्रोफेशन हम चुनते हैं ना तो ये आप चुनते हो, कोई सोसाइटी या घर वाले आप पे प्रेशर नहीं डालते। मेरे पास ऑप्शन था, मैं 9 to 6 का जॉब कर सकता था, मेरे हर महीने सैलरी आता। आज साइड असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर होता था या टीम मैनेजर या मे बी मैनेजर होता था बैंक में, इतना एफर्ट तो लग जाती थी। MBA करने के बाद वही मैनेजर का ही पोस्ट मिलता है आपको, पर शायद खुश नहीं होता वहाँ पे, है ना। और दिक्कत आएगी और वो हमेशा आएगी, दिक्कत लाइफ है तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं तो लाइफ नहीं है। तो फिर मरने वाले लोगों को दिक्कत थोड़ी आती है मैम, वो तो फिल्म। तो ये आपको हर प्रोफेशन में दिक्कत है। आज हमारे इधर 9 to 6 जॉब करते, आप भी यहाँ पे भी जॉब ले लो, आपको घर से तो निकलना है, घर से निकलना है। आज की डेट में बैंक हॉलीडेज पहले जैसे नहीं होने लगे, राइट। तो आपको बैंक हॉलीडेज में आपको कहीं कहीं सेक्रीफाइस करना है, घर पे हो तो वो चीजें हैं, तो वो दिक्कत ही है। पर आपको क्या, आपको अट्रैक्ट क्या कर रही है, हर महीने आपको 30 तारीख को तनख्वाह आ रहा है ना, वो अट्रैक्ट कर रही है ना। यहाँ पे क्या मुझे अट्रैक्ट करिए, कुछ चैलेंजिंग करना है मुझे, है ना, तो ये फेस होगा। तो आप उसके लिए पहले से तैयारी रखो, है ना। आप सेंसर आएंगे बीच में, कोई NGO आ गए या कोई संस्था आ गए आपको रोकेंगे, जैसे लिपस्टिक बॉय रोका गया था, पर मैंने उनको समझाया। तो एक तरीका होता है आप कैसे समझाते हो, तो उसके लिए आप रिसर्च वर्क करना जरूरी है आपके लिए। आपको पता है कहाँ कहाँ चैलेंजिंग आएंगी, कहाँ कहाँ चीज़ें आएंगी, है ना, वो चीज़ें। जैसे अब मैं कोई पॉलिटिकल ड्रामा सोच रहा था, लास्ट 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, पर बहुत ही चैलेंजिंग है उस पॉलिटिकल ड्रामा में। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन फेल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी 83 की। मैंने राइट्स लिए तो किसके लिए, कौन कौन सा IAS ऑफिसर है, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने बोला ये दिक्कत है, ये तो उनको फेस करना है आपको, है ना। तो आपको जाके जैसे हर बात पे तलवारें लाठी नहीं उठानी होती, जाके बात करनी होती है, उनको समझानी तरीके से होती है, जो सर ये बात है, हम ये रख रहे हैं, आपको आपत्ति तो अभी बता दो कहाँ है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर कोई भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं तो कहाँ दिखा, उनसे जाके पर्सनली बात करता हूँ, सर इस टॉपिक में मैं फिल्म बना रहा हूँ, बताइए आपको कहाँ आपत्ति है। तो उसी तरह जैसे मैंने बिसाही बनाई, तो मैंने बिसाही का पूरी डायन आया कहाँ से, लोगों को पता नहीं है। डायन महाराष्ट्र से आई थी, लातूर से, आया कहाँ से, वो पूरे मेरे पास ग्राफिक है मैम, है ना, उसके बुक्स हैं, है ना। फिर जर्मनी में इसमें क्या हो गया था, वो पूरी पढ़ाई की, रिसर्च की, तो 3 साल हमने रिसर्च किया, फिर बोला ये स्क्रिप्ट अब इस काम करते। तो मैं बहुत क्लियर रहता हूँ प्रोसेस में। और इनफैक्ट जो मेकर से जहाँ से मुझे शिक्षा मिली, जैसे अनुराग कश्यप सर, इम्तियाज़ अली, दिवाकर बैनर्जी,
अनुभव सिन्हा, मैं इनके फिल्में से काफ़ी अट्रैक्ट होता हूँ। ये सोसाइटी को कह के निकल जाते हैं। तो अनुराग कश्यप तो मेरे गुरु रहे। वेस्ट में आप जाओगे मार्टिन स्कॉर्सेसी के सिनेमा, तो ये आज जो हो रहा है वो कंटिन्यूटी करते हैं। बेसिकली उनको एक कहने का तरीका होता है, तो उनसे सीखता हूँ। उनके पास भी फेसेस आए, उनके पास भी ये दिक्कतें आए, तो वो भी कह दिए ना सिनेमा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो फिल्में होती हैं, जो डायरेक्शन होता है या जो डायरेक्टर का काम है, निर्देशक का काम है, बस एक हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य होता है समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना, और सकारात्मक प्रभाव आप छोड़ जाते हैं। यदि हम बात करें जब शुरुआत के समय की आपने बात कही अभिनव जी, क्योंकि फैमिली में बेगूसराय की जब हम बात करें तो पारिवारिक सपोर्ट आपको ना के बराबर था, क्योंकि कम उम्र में ही आपकी माताजी ने आपका साथ छोड़ दिया। जब आप मुंबई गए, परिवार आपके सपोर्ट में नहीं था। वर्तमान के समय की स्थिति क्या है? पारिवारिक सपोर्ट कितना है? मैं बोलूँगा, देखो कैसा है ना, दिक्कतें फिर से वही है, सपना मेरा था, राइट, या सपना ही है, तो दिक्कतें मुझे फेस करनी, पता था ये होने वाला है। और जब आपके दिमाग से निकल जाता है ना, बगैर खाना और सोना है तो इट्स ओके, पर आपको फिल्में बनानी है, एक पैशन होना चाहिए ना, वो था। तो वहाँ तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर एक जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर निकला तो मुझे पता, तो मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिल गए थे। मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ मैंने 1 साल रहा, उनके घर पे रहा, मराठी फैमिली है, उनके घर पे 1 साल मुझे रहने मिला, जब जिनको वर्क नहीं की थी, दहलीज नहीं की थी। 2018 के बाद मेरी लाइफ स्ट्रगल हुई, जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे फिल्म दिए थे, जहाँ पे वर्क की थी फिल्म जैसे प्रोफेशन, तो मैंने मार्केट को समझा, मार्केट को चाहिए क्या, तो मैंने विजडम को ना इंटरटेनमेंट तरीके से परोसना चालू कर दिया। वो मैंने मार्केट का नाम लाइक जो अभी बहुत करती है, अगर आपने अदर शोज पंचायत की बात करें, उन्होंने विजडम को इंटरटेनमेंट की तरफ परोसा है। बात तो वही कह रहे जो कहना है, पर उन्होंने आपको हंसा के, गुदगुदा के, रुला के बोला है ना। तो वो मुझे कला सीखने में 2 साल लग गया, तो शायद मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया। तो मैं अभी वही मैं वो उसमें शायद मैं नहीं बोलूँगा मास्टरिंग, अभी भी सीख रहा हूँ। विजडम को आप सोसाइटी को क्या दो, सोसाइटी को आप जो अरे ये नहीं करना है, मैंने बोल दिया नहीं करेंगे वो। आप सोसाइटी को हंसा के, रुला के बोलेंगे भाई ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेंगे। सही बात। वो एक विजडम के तरीके से आप चीज़ें परोसो ना सोसाइटी को, तो बहुत है। तो सिनेमा इज द इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप सोसाइटी को क्या सिखा रहा हो, वो चीज़ें करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने सीखी, कला जो है, तो शायद बोलूँगा ये मुझे सीखने में टाइम लग गया, पर सही टाइम पे सीख के आया मैं। मुझे लगता है कि ऊपर वाले का एक आशीर्वाद जरूर Exactly, आपके साथ रहा, मेरे क्योंकि जब आप वहाँ गए, आपने अपने पेरेंट्स को समझाया, जी, जो भी आपके अभिभावक थे, आप उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते चले गए। जी, जी, बावजूद इसके यदि हम वर्तमान की बात करें, और क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है ना अभिनव जी, कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो फिल्मों में करियर बनाएं, और ठीक है घर का सपोर्ट मिले ना मिले, उन्हें फिल्मों में जाना है। तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे आप, कैसे जाएं, कैसे अपनी तैयारी करें, और कितना सपोर्ट ज़रूरी है परिवार का? एग्जैक्टली मैम देखो, अब तो फैमिली भी समझने लगी जो क्या लाइन है क्या नहीं। अब हर चीज़ तो इंटरनेट पे है, फेसबुक पे हर चीज़ है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं, है ना। तो मैं तो यही कहना, अगर जब मैं ट्राई कर रहा था उतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, पर आपको सोच के आना है जो यार ये 2 साल 2.5 साल में हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। मेरा एक मानना है, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है, तो आप जितना टाइम देंगे, एंड एक बोलते हैं ना अपने क्राफ्ट पे काम करो। आप सबसे पहले डिसीजन लो, आप बनना क्या चाहते हो। एक्टर बनना हो तो एक्टर की भी एक क्राफ्ट होती है, एक्टर की भी एक लेगेसी होती है, आप कर क्या रहे हो, है ना। फिर देन अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर में ऑब्जर्विंग पावर होना चाहिए, जो मुझे अभी आया। आपको कैरेक्टर रोड पे ही मिलेंगे, कोई फिल्म स्कूल, कोई बुक्स, ये चीज़ आपको समझा नहीं पाएंगे जो आप डायरेक्टर कैसे बनो। ये कोई इंस्टीट्यूट आपको समझा नहीं, वो टेक्निकल चीज़ें समझाएंगे, कैमरा कैसे वर्क कर रहा है, कौन से कैमरे से कितना फुटेज निकलता है, पर एज अ डायरेक्टर आपको ही काम करना है, कौन से सीन कैसे दिखाने, स्टेजिंग ब्लॉकिंग है, तो वो आपको फिल्मों को देखने से होगा, है ना। जितने एज अ डायरेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, जितने फिल्में देखो, और फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है आपकी जॉनरा क्या है, सोशल है, क्राइम है, आप क्या देखते हो। तो वो प्रैक्टिस मैं बोलूँगा, आज भी मैं फिल्म स्कूल्स की कोर्स करता हूँ, ऑनलाइन काफ़ी कोर्स करता हूँ। मैंने ऑनलाइन, जैसे मेरा एक ड्रीम था मैं मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ सीखूँ, तो मुझे वो वहाँ तो जा नहीं सकता, पर ऑनलाइन मैंने किया, कोविड में ऑनलाइन उसके कोर्सेज किए मैंने। मेरा ड्रीम था मैं अकीरा कुरोसावा, जो
अपने इंडिया के जैसे सत्यजीत रे हैं, वो वहाँ के उस टाइम थे। वो दोनों की इंटरनेट पे फोटोज हैं जो हमें इंडियंस को प्राउड फील होना चाहिए। अकीरा कुरोसावा जापान के बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्हें 7 ऑफ समुराई बनाई थी। तो जैसे अपने इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर में नाम ली जाती है सत्यजीत रे की, जो उन्होंने कर लिया, आपको बिलीव नहीं करूँगा, गूगल पे भी मौजूद है। मार्टिन स्कॉर्सेसी सत्यजीत रे को फ़ोन करते बोलते हैं आपका मैं बहुत बड़ा बिग फ़ैन हूँ। बताओ, मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे इंसान जो वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्टर्स में आते हैं, वो सत्यजीत रे को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो हम इंडियंस को उनकी फिल्में देखो आप, उनके फिल्में तो पैसे नहीं होते थे, उनके फिल्में पैसे कहाँ, टिप्पू ट्रायलॉजी जो बनाया उन्हें पैसे ही नहीं उनके पास। वो एक ये थे, आर्टिस्ट थे, वो जाके जॉब करते थे, वहाँ से पैसे उठा के काम करते थे। तो वहीं से, तो वही है, आपको अगर चाहिए, चलो ग्लैमर्स देख के मत आओ। लोग आते हैं ग्लैमर्स ऐसा है वैसा है वैसा है, वो चीज़ें आर नॉट फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो। आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैं भी एक्टर बन सा हूँ, वो मैं तो फिर बोलता लॉन्ग रन नहीं है, फिर आप जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी जाओगे भी, है ना। तो आप पहले क्या करना चाहते वो डिसाइड करो, उस पर मेहनत करो, क्योंकि मेरा मानना है मैम, हार्डवर्क आपके पास हमेशा रहता है, किस्मत नहीं रहेगी हमेशा। लक आपको एक काम देगी, 2 काम देगी, पर हार्डवर्क काम देगी। मेरा 10 साल हुआ तो मुझे वो हार्डवर्क स्टैंड किया मैंने लक पे कभी यकीन नहीं किया जो मुझे लक है। आज मैं भी सोचता हूँ यार मैं भी SRK सर के साथ काम करूँ, पर वो क्या हुआ, लेगेसी, एक हार्डवर्क एक्सपीरियंस काम है। तो मैंने 35 शॉर्ट फिल्म, 5 फीचर फिल्म में बना रहा हूँ, वो चीज़ें तो मेरे एक्सपीरियंस काम आ रहे हैं। तो अरे यार ये लाइट यहाँ लगनी थी, वो लाइट, तो मैंने पिछले फिल्म में क्या गलती किया, है ना। और फिल्में बनाने के लिए ना मैम पैसे, गलत बात है, पैसे लगते हैं। अगर इच्छा होती ना, पैसे नहीं भी लगते। आज मोबाइल पे आप शूट करके फिल्में डाल लो यूट्यूब पे, आप डायरेक्टर हो गए, तो आपको आपकी गलती, आपकी पहचान पता होगी आपने क्या किया। एक्टर हो तो आप ऑडिशन लॉक करो, है ना, कोई भी फिल्म का एक क्लिप ले लो, अच्छा ये तो उस एक्टिंग रेंज देखो आप कर सकते हो कि नहीं, है ना। इंटरनेट पे काफ़ी कोर्सेस है, तो आप करके कर सकते हो, बहुत ईजी है आज की डेट में, हर चीज़ डिजिटल है मैम। हमारे टाइम में उतने नहीं था, हमारे टाइम में यूट्यूब थे मैम, आज OTT आ गए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तो लोग मैं बात करूँ अभिनव जी, फिल्म भी देखने चाहते हैं, थिएटर में भी जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। बिल्कुल। यदि वो घर में टेलीविजन भी देखते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, ऑप्शन है, आप तुरंत पलट सकते हैं। कई लोग हैं जो तुरंत या तो फेसबुक अटेम्प्ट ले लेते हैं या फिर चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे, उनका फोकस्ड नहीं होता कि वो फिल्म को देखें। ऐसे में कैसे आप उसको, फिल्म को डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं? मैम वो डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट के। मैंने आपको जैसे अर्लियर बोला था, अटेंशन तो बहुत महंगी चीज़ है आज के डेट में। जो पहले हर फिल्म में 5 मिनट में कुछ होती थी, अभी 2 मिनट में कुछ होने लगा। आप मेरे हिसाब से आप फिल्म देखें तो हर 2 मिनट में कुछ ढूंग डांग ढूंग होते ही रहती है फिल्म में। वो थिएटर में होता है। OTT में इसलिए लोग OTT ज़्यादा देख रहे हैं, वहाँ पे फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके साथ बात करने के लिए। तो कुछ डायरेक्टर अच्छे भी दिखा रहे हैं, पर कुछ डायरेक्टर इसकी बोलते हैं ना फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो मुझे लगता है वो गलत भी है। और मार्क माय वर्ड, बहुत जल्दी OTT पे भी सेंसर होने वाला है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं। और मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ, फिर से मैं क्लियर रहता हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ मुझे पता है, क्लिक होगी, क्या दे रहे हो ना। क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आसपास देखे हुए कॉन्सेप्ट जो कभी आप नोटिस भी नहीं करते हो। क्यों मैं जागू, मैंने कचरे वाले पे लेके कॉन्सेप्ट बनाया था, जो आप नोटिस नहीं करते। दहलीज जो है, 3 लड़कियां बाहर से पढ़ने आती है ना, उसके साथ 3 अलग अलग सेक्टर में क्या हो रहा है, लाइक आप हरासमेंट बोलो या क्या प्रेशर उन तीनों लड़कियों पे, घर पे क्या प्रेशर। दहलीज ऑल अबाउट, जो एक दहलीज से दूसरे दहलीज पे आए थे, है ना। जुनको में बनाई था, जो जुनको फ्रूटा एक लड़की थी, उस पर निर्भया जैसा केस हुआ था, तो मैंने बहुत चैलेंजिंग लगा था, तब डार्क सोचता था। तो जुनको वॉज डार्क, लास्ट डार्क फिल्म जहाँ पे मैंने सोचा इस तरह की फिल्में नहीं करनी है मुझे। रंगमंच मैंने बहुत ही हंसी, मुझे पहली कॉमेडी फिल्म थी जहाँ पे मैंने हंसते हंसते एक सोसाइटी का क्रूल बताया, जो वो एक्टर और एक्ट्रेस, ये मतलब आर्टिस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, प्रोफेशन, एक प्रोस्टिट्यूट को आप कैसे ट्रीट करते हो। हंसी मजाक से मैंने एक मैसेज दिया, जो है ये भी उनकी प्रोफेशन है, पर उनके बैक स्टोरी जाके देखो। आप जब तक उनके शूज में नहीं जाओगे तो उनकी दर्द कैसे समझोगे, करेक्ट। और फिर लौंडा नाच में एक फोक आर्ट है जो हम भूल चुके हैं, आप उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे। आप हर स्टेट के अपने अपने आर्ट है ना। आज केरला आप जब जाओगे तो भारतनाट्यम, उनके जो भी एक डांस है, आप देखने के पैसे देते हो। असम में जाते हो तो उनके डांस के एक पैसे देते हो ना।
तो अगर वो बिहार आए तो लौंडा नाच क्यों नहीं हम दिखा सकते? वल्गरिटी आपने लेके आया, पर पहले की इसमें जो लौंडा नाच वल्गरिटी नहीं थी, करेक्ट। वो अभी अभी डीजे उजे आने से हो गया, पर कुछ ऐसे लौंडा डांस जो आज काम कर, उनकी डांस देखो आप, क्या जंप करते हैं मैम, क्या ये कान, अब मैंने वो फिल्म में दिखाया जिसको चौकी तोड़ करते तो उनके जंप देख के मैं शॉक हुआ, पूछता था कमर में दर्द नहीं होता? बोला नहीं। वो इतने फिट जंप कर लेते थे, मैं देखता था अरे यार दे आर ओरिजिनल, उनके दर्द को जाना। तो वो चीजें हैं, जैसे बिसाही आज डाइन में हर दिन, पर 4 दिन पहले भी मैंने एक फोटोज देखा, डाइन के चक्कर में एक औरत को मार दिया, तो उसके पीछे का मैंने रीजन पर क्यों मार रहे हैं। अब आदिवासी के रूल्स में जाओगे ना, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो औरतों के नाम पे होते हैं, मर्दों के नाम पे नहीं होते। तो मैं बोला यार डाइन सिर्फ औरतों को क्यों आती है, भूत रात को क्यों दिखते हैं? अब ये सब रिसर्च था मेरा मिसाई में, ये है भूत सिर्फ रात को क्यों दिखेंगे और डाइन औरतों को क्यों आती, डाइन औरतों को क्यों बोला जाता, मर्दों को क्यों नहीं बोला जाता। सो ये मेरा अपने आप से क्वेश्चन था। तो इस पे मैंने ये बेसिक बिसाई फिल्म बनाई, जो चलो लेट्स टेक दे। अब लीगल बाबा जो है ये पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर है मैम। एक चाय वाले की कहानी है, और उसके चाय पे कितने फ्रस्ट्रेट लोग आते हैं पूरे 3 में, और उसके लाइफ पे क्या बीतती है। तो ये बहुत अच्छे, लीगल बाबा मेरी लाइफ की मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म थी, क्योंकि जिस एक्टर के साथ मुझे काम करने वाला, उनके डेट इशू थे, महाराष्ट्र के काफ़ी नामी एक्टर थे, हमारे बिहार से जो गए हैं एक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में, वो सारे एक्टर्स थे। और इसमें भी खोए चॉय काम करने के बाद फिर से मौका अगर शायद मिल जाए, अमिताभ बच्चन जी का वॉइस ओवर भी है, जैसे लिपस्टिक बॉय में अमिताभ बच्चन जी का वॉइस ओवर है, तो मेरे लिए मोस्ट अवेटेड फिल्म है लीगल बाबा, जहाँ पे मैंने अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग बताना चाहेंगे अभिनव जी? हम लिपस्टिक बॉय में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत एक्साइट करती, डायलॉग जो लोगों ने गालियाँ भी दी तालियाँ भी दी, तो वो मुझे काफ़ी लाइन एक्साइट की थी। अच्छा, ऐसे तो आपने निर्माता निर्देशक का काम किया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपने डिस्कस किए हैं, कई मुद्दों को आपने फिल्मों में लिया है, लेकिन जब एक कलम जो है वो हाथ में आती है, एक लेखक के हाथ में आ जाती है, तो कैसा होता है अभिनव ठाकुर का व्यक्तित्व जब अभिनव ठाकुर इस कलम को पकड़ते हैं और लेखनी की भूमिका में होते हैं? कितना चैलेंजिंग होता है, इसके विषय में कुछ बताएं। मैं सच बताऊं, राइटिंग मेरे लिए चैलेंजिंग लगता ही नहीं, राइटिंग में बहुत इंजॉय करता हूँ, क्योंकि जो आसपास कैरेक्टर मैं उसको स्केच कर लेता हूँ पहले। ओके। हाँ, तो मेरी जो राइटिंग है थोड़ी सी मेरी अलग होती है। मैं अगर समझ लो स्केच कर लिया, मुझे जैसे आप पे फिल्म बनानी है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एंकरिंग, DD1 में एंकरिंग है, तो मुझे पहले आपका नहीं, पहले मैं DD1 का रिसर्च करूंगा, बिहार DD1 का सारा रिसर्च करूंगा, क्या है, कैसे वो फॉर्म करते हैं, कैसे, फिर आपके शोज पे आऊँगा। सो राइटिंग मुझे बहुत एक्साइट करती है, और राइटिंग का मेरा एक टाइम होता है, अगर मेरे पास राइटिंग के वर्क होते तो मैं सुबह 5:30 टू 9 o'clock में एवरी मॉर्निंग जग जाता हूँ, वही काम करता हूँ। और मुझे रिसर्च काफ़ी पढ़ना अच्छा लगता है, और मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क भी किए जो मेरे काम भी आ रहे हैं रिसर्च में। सो मुझे राइटिंग हमेशा एक्साइट करती है, राइटिंग चैलेंजिंग लगता ही नहीं है। और डायलॉग जो है मैं आम आदमी से ही डायलॉग उठाता हूँ। कभी आप जाओगे तो मैं काफ़ी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी यूज़ करता हूँ जब राइटिंग करनी होती है, तो वहाँ से कुछ उनके कोवर्ड्स मिल जाते हैं, स्लैग्स मिल जाते हैं, जहाँ से मुझे डायलॉग में पैटर्न होता है, अरे अच्छा ये, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे जो डायलॉग है वो सीन है आज के फैमिलिटी से रिलेट हो, है ना, आज के कनेक्शंस हो, जैसे हम अभी आप बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी कनेक्शन मेरे फिल्म का पार्ट हो, किस तरह से बातें करते हैं, तो एक बेसिक्स वो हम नॉलेज लेके चलते हैं। राइटिंग अच्छी होती है, और राइटिंग एक चीज़ है, आपको आपकी जो पीछे फेल हो चुकी राइटिंग में वो है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैम एक नियमी करके मैम है जो वेस्ट में काफ़ी अच्छे से, उनसे मैं राइटिंग अभी भी सीख रहा हूँ। आई फील दैट मुझे राइटिंग में थोड़ा सा और वक्त लगेगा, जहाँ पे मैं कभी ऐसा हुआ अभिनव जी कि बिहार के जो आपके साथी हैं या आपके गली मोहल्ले के लोग हैं या जो भी आपको यूट्यूब पे देखते हैं या जानते हैं सोशल साइट के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि मुझे एक मौका दो, तो क्या कुछ कर पाते हैं आप? नहीं मैम, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप बोल रहे हो ना, हमारे मैंने सेक्रीफाइस बहुत किया, बिकॉज आई एम वेरी डिसिप्लिन गाय। तो मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड को सेक्रीफाइस किया है इस लाइन में आने के लिए, अपने स्कूल फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस किया है। तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरी सिनेमा ही फ्रेंड्स है। अभी हाल फिलहाल में जो मेरे शूट पे होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, 1-2 साल वो फ्रेंड्स होते हैं, फिर दूसरा शूट होता है वो फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो एक प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है, पर आई डोंट बिलीव दैट मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फिर से मैं बोलूँगा न्यू कमर्स आना तो सेक्रीफाइस तो जरूरी है आपको, अगर आपको एम है तो सेक्रीफाइस। तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। मैं तो फिल्मों के अलावा और किन चीज़ों का शौक है मैं फिल्मों के अलावा कोई चीज़ें नहीं, सिनेमा देखने का ही शौक है। मैं
फिल्में देखता हूँ, फिल्में के बारे में डिस्कस करता हूँ, और मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। वेस्ट मतलब मोस्टली मैं केरला घूमना बहुत पसंद कर रहा हूँ। तो केरला में मैं अक्सर कुछ नहीं होता तो मैं केरला घूमता हूँ, है ना। तो मैं ऐसे न्यू कमर्स जो आना चाहते हैं, फिल्मों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जी। चलते चलते उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगा, जो आप आइए, होता है, बस वही चीज़ें फोकस रहिए, जितना फोकस रहेंगे उसके लिए बेस्ट है। फोकस रहना है आपको, आपको खुद ही डिसाइड करना है जो आपको क्या करना है, और घर से निकलना पड़ेगा। ऐसे घर पे बैठे सोच के कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म में आना चाहते हैं अभिनव जी, और उनकी कोशिश होती है कि वो फिल्मों में आए, अपना करियर बनाएं। और मुझे लगता है कि आप जितनी बातचीत आपसे आज हम कर पाए हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे मैसेजेज उन तक गए होंगे। बहरहाल आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सभी को। थैंक यू सो मच डीडी बिहार का, एंड आपका भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे अभिनव ठाकुर जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर लिख भेजिएगा। आपको अपना एड्रेस भी बताएंगे, नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordpatna@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात एक नए विशेष मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दूरदर्शन बिहार अनवरत। नमस्कार।